आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वह एक सच्ची कहानी से प्रेरित है, इसलिए कहानी के आखिर तक जुड़े रहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1970 की बात है। यह एक छोटे से पिछड़े गांव की कहानी है जो शहर के चहल पहल और आधुनिक दुनिया से पूरी तरह घटा हुआ था। गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहाँ दिन में केवल एक बार बस आती जाती थी जो सरकारी थी, और लोग ज़्यादातर साइकिल या पैदल या बैलगाड़ी से सफ़र करते थे। पूरे गांव में पक्के मकान गिने चुने थे, जबकि ज़्यादातर लोग मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे। गांव के लोग मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर थे। सब्जियां और अनाज उगाना उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया था, और उनके साथ ही बकरी और गाय पालना उनकी आर्थिक आय का साधन था। उस दौर में गांव में पढ़ाई लिखाई का महत्व बहुत कम था। शायद ही कोई पढ़ा लिखा हो। गांव के लोग सीधे साधे और ईमानदार थे, जो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सब लोग भाई बहन और रिश्तेदारों की तरह मिलजुल कर रहते थे। आपसी सहयोग और अपनापन उनकी जिंदगी का आधार था। गांव में मनोरंजन के साधन ना के बराबर थे। उस समय टीवी जैसी सुविधाएं नहीं थी, और फिल्म या सिनेमा देखना किसी उत्सव जैसा माना जाता था। जब गांव में पर्दे वाला आता और फिल्म दिखाने के लिए पर्दा लगाता, तो यह पूरे गांव के लिए बड़ा आयोजन होता। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी बड़े उत्साह से उस दिन का इंतज़ार करते। यह किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। लोग मूंगफलियाँ और चने लेकर आते, फिल्म का आनंद लेते। टीवी, रेडियो और खेल कूद, इसके अलावा एक और मनोरंजन का साधन हुआ करता था, वह था लोक नाटक। इस गांव में भी साल में एक बार लोक नाटक का आयोजन होता था। रंगमंच वाले गांव में आते, जो नाटक, लोकगीत और डांस प्रस्तुत करते थे। यह गांव वालों के लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया था। लोग इस दिन का इंतज़ार करते। यह आयोजन पूरे गांव के लिए खास होता था, जहां हर कोई इकट्ठा होकर हंसी मजाक और सांस्कृतिक दर्शन का आनंद उठाते थे। उस ज़माने में आधुनिक साधन इतने डेवलप नहीं हुए थे जो आज है। टेलीफोन और अन्य आधुनिक साधनों की कोई सुविधाएं नहीं थी। अगर किसी को कोई संदेश भेजना होता तो उसे टेलीग्राम का सहारा लेना पड़ता था। शहरों में टेलीफोन की व्यवस्था की गई थी जगह जगहों पर गांवों पर आज भी टेलीग्राम ही चलता था। फ़ोन करना या किसी से संपर्क करना लगभग असंभव था। गांव का जीवन बेहद सरल और सीधा था, लेकिन लोग अपनी सादगी में भी खुश रहते थे। 1970 के दशक में भारतीय गांव में सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक का महत्व बहुत अधिक था। शादी, ब्याह, त्योहार और मेलों पर पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता। लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के सहभागी होते थे। भले ही साधन सीमित थे, लेकिन
गांव की ज़िंदगी में जो अपनापन, आपसी जुड़ाव था, वह अनमोल था। उसी गांव में आज एक परिवार में एक नन्हे सदस्य का जन्म होने वाला था। परिवार के सभी सदस्य बेचैनी से भरे हुए थे और बार बार अस्पताल के इर्द गिर्द दौड़ रहे थे। सरकारी अस्पताल के डिलीवरी वार्ड के बाहर माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन हर चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। डिलीवरी वार्ड के बाहर महिला के माता पिता, उनके पति और उनका 10 साल का बेटा, जिसका नाम सिंदिल था, एक साथ खड़े थे। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर लगी थी। यह वही सिंदिल था जो कई वर्षों से किसी भाई या बहन का इंतज़ार कर रहा था। उसके मन में भी यह आस थी कि इस बार उसे एक प्यारी बहन मिले। इस परिवार के लिए यह जन्म लेने वाला बच्चा बेहद खास था। उनके मन में इस बार बेटी होने की तीव्र लालसा थी। इसकी वजह यह थी कि पहले भी इनके परिवार में सिंदिल के बाद 3 बेटियां पैदा हुई थी, लेकिन किस्मत ने उनके साथ न्याय नहीं किया। किसी न किसी बीमारी या अन्य कारणों से तीनों बच्चियों की असमय मृत्यु हो गई थी। अब उनके परिवार में एकलौता बच्चा सिंदिल ही था। इस दर्दनाक अनुभव ने पूरे परिवार को अंदर तक झंझोड़ कर दिया था। अब जब सिंदिल 10 साल का हो चुका था, उसकी माँ एक बच्ची को जन्म देने जा रही थी। पूरे परिवार ने यह सपना संजोया था कि इस बार भी उनकी ज़िंदगी में एक बेटी ही आई। अस्पताल के डिलीवरी वार्ड के बाहर खड़ा यह परिवार अपने अंदर चिंता और खुशी का अनोखा मिश्रण को महसूस कर रहा था। अचानक डिलीवरी वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक नर्स बाहर आई। वह मुस्कुराती हुई बोली, बधाई हो, बेटी हुई है। यह सुनते ही परिवार के हर सदस्य की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मनोज, जो पिता थे, तुरंत नर्स से पूछने लगे, क्या सच में बेटी आई है? नर्स मुस्कुरा कर बोली, हाँ बिल्कुल, आपकी प्यारी बेटी का जन्म हुआ है। डिलीवरी वार्ड के बाहर खड़े हर कोई एक दूसरे के गले लगने लगे। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मनोज ने तुरंत मिठाई का व्यवस्था की और अपने बेटे सिंदिल के साथ गांव भर में लड्डू बांटना शुरू कर दिया। जिस परिवार ने इतने वर्षों से इस पल का इंतज़ार किया था, वह परिवार आज खुशी से झूम उठे थे। गांव के हर घर में यह खबर पहुंच गई कि मनोज और मंजू के घर पर एक बेटी आई है। मनोज और मंजू कई सालों से एक औलाद की इंतज़ार कर रहे थे। आज वह खुशी उन्हें मिल चुकी थी। कुछ दिनों बाद मंजू अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में लिए घर लौटी। बेटी का नाम मीना रखा गया। मीना का जन्म पूरे परिवार के लिए खुशियों भरा था। गोल मटोल मीना बड़ी बड़ी आँखों और घुंघराले बालों वाली सांवली सी दिखने वाली मासूम बच्ची सभी के दिलों की धड़कन बन गई। उसके आने से घर का हर कोना रौनक से भर गया था।
सेंधिल, जो मनोज और मीना का एकलौता बेटा था, अब अपनी बहन के साथ दिन रात खेलने और उसकी देखभाल में मगन हो गया। मीना के आने से उनके घर में न केवल हंसी खुशी बढ़ी, बल्कि यह परिवार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चला। मीना के जन्म से पहले उनका व्यापार कुछ खास नहीं कर रहा था, पर मीना के जन्म के बाद उनके व्यापार में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। घर परिवार में मीना को लकी मानने लगे थे। देखते ही देखते साल बीत गए और मीना स्कूल जाने के कगार पर थी। उस जमाने में शिक्षा का महत्व उतना अधिक नहीं था, खासकर ग्रामीण इलाकों में। उस समय बहुत कम लोग पढ़ाई को ज़रूरी मानते थे। खासकर लड़कियों की शिक्षा पर तो और भी कम ध्यान दिया जाता था। सरकार भी कई योजनाएं लागू करती। सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों और प्रोत्साहनों के कारण मीना के माता पिता ने भी मीना को स्कूल भेजने का फैसला किया। सरकारी स्कूल होने के कारण जहां पढ़ाई लिखाई के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, और इस वजह से मीना के माता पिता ने यह सोचा कि उसे पढ़ाना ठीक होगा। मीना की दाखिला स्कूल में कर दी गई थी। मीना का बड़ा भाई सेंधिल, जो उससे 10 साल बड़ा था, उसी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सेंधिल मीना का बहुत ख्याल रखता था। वह उसे रोज़ स्कूल ले जाता, साथ में घर वापस लाता और बीच बीच में उसकी कक्षा में जाकर यह देखता कि वह ठीक है या नहीं। वह उसे भोजन कराता, पानी पिलाता और उसकी किताबों को संभाल कर रखता। मीना, जो अब 5-6 साल की ही थी, पर उसे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। उसकी कक्षाओं में ध्यान देने के बजाय वह अक्सर खेल कूद में और इधर उधर घूमने में लगी रहती थी। स्कूल में भी वह ज़्यादातर समय हंसी मजाक, मस्ती और अपने दोस्तों के साथ शरारतें करने में बिताती। कभी किसी का टिफ़िन चुराना, तो कभी क्लास में बातों में मशगूल रहना। यह सब उसकी आदतों का हिस्सा बन चुका था। उसकी शिक्षिकाएं अक्सर उसके माता पिता से शिकायत करती थी कि वह कक्षा में नहीं रहती और पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं रहता। शिकायत के बावजूद भी मीना के माता पिता मीना से कुछ नहीं कहते, क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। उसी दौर में जब मीना ने स्कूल जाना शुरू ही किया था, उसकी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सोमू रखा गया। सोमू के जन्म के बाद से मीना उसके साथ अधिक समय बिताने लगी। वह अपने छोटे भाई को बेहद प्यार करती थी और उसके साथ खेलते कूदते समय ही सारी गुजार देती थी। मीना के छोटे भाई के जन्म के बाद भी मीना के माता पिता कभी भी किसी बात के लिए मीना को डांटते नहीं थे। उनका मानना था कि वह अभी छोटी है और समय के साथ सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी। उनके लिए मीना बेहद खास थी, क्योंकि वह वर्षों बाद उनके घर में जन्मी एकमात्र बेटी थी। इसलिए उसकी हर शरारत को वे नज़रअंदाज कर देते थे। धीरे धीरे साल बीतते गए, लेकिन मीना की शरारतें कम नहीं हो रही थी। सेंधिल, जो मीना से बेहद प्यार करता था, जो उससे 10 साल बड़ा था, उसके लिए यह सब आसान नहीं था।
वह अपनी बहन की इन आदतों से परेशान होने लगा था। स्कूल में उसकी बहन की हरकतों के कारण उसे कई बार शर्मिंदगी महसूस होती थी। वह अपने माता पिता को समझाने की कोशिश कर ताकि मीना को थोड़ा अनुशासन सिखाया जाए, लेकिन उनके माता पिता इसे नज़रअंदाज कर देते थे। उस दौर में शिक्षा का अधिक महत्व नहीं था। इस गांव में शिक्षा का स्तर बेहद निम्न था। खासकर लड़कियों को स्कूल भेजना एक असामान्य बात मानी जाती थी। उस गांव में कई परिवार ऐसे थे जो अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे। बेटियों को स्कूल ना भेजकर घर के काम काजों में लगा देते थे, जैसे घर के छोटे बच्चों को संभालना, बकरी गाय भैंस को चराने जाना, खेती बाड़ी में खाना पानी पहुंचाना। इस तरह के छोटे मोटे कामों में छोटे बच्चियों को उलझा रखते थे। लेकिन मीना के छोटे भाई के जन्म के बाद भी मीना के परिवार वालों ने मीना का स्कूल जारी रखा। इन सब बातों से अनजान मीना का दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह पढ़ाई में कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। बस वह अपने बचपन के सुनहरे और शरारत भरे दिनों में बड़ी हो रही थी, जहां उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद और अपने छोटे भाई के साथ मस्ती करने में था। आज मीना तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी। हमेशा की तरह उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा था। हमेशा जैसे वह स्कूल बंक करती थी, वैसे ही आज भी मध्य भोजन के बाद स्कूल से निकल पड़ी। घर आते समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे वह हर रोज़ पार करती थी। आज भी वह उस नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज नदी का बहाव बहुत तेज़ था। उसने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में वह संभल नहीं पाई और बहने लगी। मीना खुद को संभाल नहीं पाई और डर के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण उसकी आवाज़ किसी तक पहुंच नहीं पा रही थी। वहीं उधर उसका भाई, जो हमेशा लंच टाइम में अपनी बहन को क्लासरूम में देखने जाया करता था, आज भी उसे देखने गया। लेकिन जब उसने मीना को वहाँ नहीं पाया तो वह घबरा गया और उसकी तलाश में स्कूल और आसपास के इलाकों में ढूंढने लगा। विद्यालय को बीच में छोड़कर इस तरह से मीना का गायब होना कोई नई बात नहीं थी सिंदिल के लिए, क्योंकि मीना इस तरह की हरकतें पहले भी कई बार कर चुकी थी। तब भी सिंदिल ने मीना को तलाशना नहीं छोड़ा। तलाश करते करते वह नदी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि मीना पानी में बह रही थी। यह देखकर वह स्तंभ रह गया और डर के मारे कुछ समय के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। वह तैरते हुए मीना तक पहुंचा, लेकिन पानी की तेज बहाव के कारण वह खुद को और मीना को संभाल नहीं पा रहा था। सिंदिल खुद को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय गांव के कुछ चरवाहा, जो आसपास ही गांव के गाय भैंस और बकरियां चरा रहे थे, उनकी आवाज़ सुनकर वहां पहुंचे। गांव के चरवाहों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मीना और उसके भाई दोनों को नदी से बाहर निकाला। यह खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। इस खबर को सुनकर मीना के माता पिता भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को चादर और कंबल में लपेटकर
गर्म करने की कोशिश की। मीना, जो अब केवल 7-8 साल की थी, उसने बहुत सारा पानी पी लिया था, जिससे उसकी हालत बेहद ख़राब हो रही थी। उसे तुरंत ही सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उसकी पूरी तरह से चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। उसके बाद डॉक्टर ने मीना को घर ले जाने की सलाह दी। सिंधिल जो बेहद थक चुका था, वह सोने के लिए अपने कमरे पर चला गया था। रात को जब मीना सो रही थी तो उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए थे। उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, मैं अब इसे स्कूल नहीं भेजूंगी, इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है और आज तो हम अपने दोनों बच्चों को खो देते थे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि दोनों सही सलामत बच गए। मीना की माँ रोते रोते पास ही बैठे मीना के पिता के कंधे पर अपना सर रखकर बोलने लगी कि बस बहुत हुआ और मैं मीना को कहीं जाने नहीं दूंगी, बस वह मेरे ही साथ रहेगी। मीना के पिता ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें आगे सोचना होगा कि क्या करना है। मीना की माँ ने तुरंत जवाब दिया, सोचने की क्या बात है, अब से मीना स्कूल नहीं जाएगी बस। इस घटना के बाद मीना के पिता भी डरे हुए थे, मगर वे चाहते थे कि मीना थोड़ी बहुत पढ़ लिख ले। तो उन्होंने मीना की माँ को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, उसे कम से कम 8वीं तक पढ़ने दो, धीरे धीरे वह समझ जाएगी, अभी वह छोटी है। लेकिन मीना की माँ ने साफ मना कर दिया, वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, पढ़ाई से कौन सा बड़ा अधिकारी बनना है उसे, 4-5 साल में इसकी शादी करके ससुराल भेज देंगे, वहाँ जाकर तो इसे घर ही संभालना है, इसीलिए इस बात पर आगे कोई चर्चा नहीं होनी है। मीना के पिता अब चुप हो गए, पास ही लेटे। मीना का बड़ा भाई ये सब सुन ही रहा था। उसने कहा, मीना को पढ़ने दो, मैं हूँ, मैं उसे संभाल लूँगा, उसे स्कूल आने दो। पर मीना के माता पिता ने भाई की बात को अनसुना कर दिया और मीना की पढ़ाई रोक दी। अब मीना घर पर ही रहने लगी। वह अपनी माँ के साथ गाय भैंस और बकरियां चराने जाने लगी। उसे इन सब कामों में मज़ा आने लगा। वह अपने भाई के साथ खेलती, खेतों में पानी ले जाती, खाना पहुंचाती और छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगी। कुछ साल बीत गए, मीना भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन मीना की माँ ने मीना से कहा, अब तुम अकेली ही बकरियों को चराने जाया करो, तुम बखूबी बकरियों को संभाल सकती हो और साथ में तुम्हारी सहेलियों की टोली भी है ना। ये बात सुनने के बाद मीना ने हाँ में अपना सर हिलाया और अगले दिन से मीना अपनी सहेलियों के साथ बकरियों को चराने लगी। वहाँ इन सालों में जब मीना अपने माँ के साथ बकरियाँ चराने जाया करती थी, इसी बीच उसने कई सारी सहेलियाँ का समूह बना लिया था, जिसमें उसका छोटा भाई भी शामिल था। दिन बर दिन मीना की शरारतें बढ़ती जा रही थी। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोते हुए चरवाहों को जगाती थी, बागों से आम तोड़कर खाती थी, पेड़ों से कच्ची इमलियाँ तोड़कर चटनी बनाकर मिलकर खाया करते थे। कभी कभी खेतों से मूंगफलियाँ और गन्ने चुरा कर ले जाती थी और कहीं बैठकर अपने दोस्तों के साथ खाते थे। इस तरह की शरारतों से गांव के कुछ लोग परेशान हो गए। अक्सर लोग मीना के पिता से उसकी शिकायत करते थे। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश भी करते,
उन्होंने कई बार मीना से कहा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। लेकिन मीना को भी पता था कि उसके पिता उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मीना ये सब मस्ती करने के लिए, शरारत करने के लिए करती थी। वह एक चुलबुली, चंचल और बेफिक्र लड़की थी जिसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना बेहद पसंद था। अब मीना 13 साल की लड़की थी। अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी रही थी जैसे उसने इतने साल जिए थे, बकरियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ और अपने माता पिता की मदद करती हुई। स्कूल छोड़ने के बाद वही सब कुछ हो रहा था जो पहले से चल रहा था। मीना को आज भी स्कूल ना जाने का कोई अफसोस नहीं था। हालांकि उसका बड़ा भाई इस बात को लेकर थोड़ा नाराज़ था, लेकिन उसने अपने माता पिता को और ना ही अपनी बहन को इस बारे में समझा पाया। मीना का भाई अब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। वह शहर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुककर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। मीना का छोटा भाई अभी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में वह ज़्यादा तेज नहीं था, मगर फिर भी स्कूल जा रहा था। हर रोज़ की तरह मीना आज भी बकरियां चराने के बाद घर लौटी। उसने देखा कि घर में कुछ मेहमान बैठे हुए थे। एक आदमी, एक औरत और उनके साथ एक नौजवान लड़का जो शायद 18 से 20 साल का होगा। देखने में वह लड़का बेहद खूबसूरत, गोरा, चिट्टा और लंबा चौड़ा था। उसकी शक्ल बेहद सुंदर लग रही थी। इन सबको मीना देख रही थी पर किसी को पहचान नहीं पा रही थी। वहीं मीना की माँ रसोई घर में मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर रही थी। उसके पिता घर आए हुए मेहमानों के साथ बातचीत में लगे हुए थे। मीना का छोटा भाई स्कूल से आकर चाय नाश्ता करने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया था। मीना घर आते ही हाथ पैर धो रही थी और साथ ही घर आए हुए मेहमानों को भी गौर से देख रही थी, पर वह उनमें से किसी को पहचान नहीं पा रही थी। जैसे ही मीना घर के अंदर जाने लगी, तब उनमें से एक आदमी ने पूछा, यह कौन लड़की है? क्या यह आपकी बेटी है? मीना के पिता मीना की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जी हाँ, यह मेरी बेटी है, इकलौती। उस आदमी ने पूछा, क्या करती है आपकी बेटी? मीना के पिता ने कहा, उसका स्कूल हमने पहले ही बंद कर दिए थे। 3री कक्षा तक पढ़ी लिखी है। इसके बाद से वह अपने माँ का हाथ बटाने लगी है। अभी तो बकरियां चराकर वापस घर आई है। मीना के घर जो मेहमान आए हुए थे वे शहर के रहने वाले थे। कुछ काम के सिलसिले से इस गांव पर उनका आना हुआ। मीना के पिता जो उनके दूर के रिश्तेदार पड़ते थे, सो उनसे भी मिलने आ गए थे। उनके साथ बैठी हुई उस महिला ने कहा, हम अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। कई दिनों से लड़की की तलाश है। अपनी बेटी की शादी करवानी है। आपकी बेटी हमें बेहद अच्छी लगी,
क्या आप उसकी शादी कराने का सोच रही हैं? मीना के पिता ने कहा, वह अभी केवल 13 साल की है। हम अभी उसकी शादी के बारे में सोच नहीं रहे हैं। हम सोच रहे थे कि और 3-4 साल के बाद उसकी शादी करवाएंगे। उस महिला ने तुरंत कहा, हमारा बेटा भी केवल 20 साल का ही है, लेकिन हम उसकी शादी कराने के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। आपकी बेटी हमें बेहद पसंद आई है। कुछ देर चुप रहने के बाद उस महिला ने कहा, मेरी तो शादी 11 साल की उम्र में ही हो गई थी। क्या मैंने अपना परिवार नहीं संभाला? और आपकी बेटी तो अब 13 साल की है। आपको अपनी बेटी हमें दे देनी चाहिए। उस महिला ने हंसते हुए कहा, हम उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। उनकी बातों को सुनते हुए मीना के पिता कुछ कह नहीं पाए, बस चुप ही रहे। तभी मीना की माँ चाय लेकर उनके पास आई और कहा, हम अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते। हमें अपने बड़े बेटे से बात करनी होगी और अपने रिश्तेदारों से सलाह लेनी होगी। फिर ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तब लड़के के पिता ने कहा, ठीक है, आप अपना समय लीजिए, सोच समझकर हमें बताइए। हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है, बस हम अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। 1-2 साल में अपने बेटे की शादी करवाने का सोच रहे हैं। मीना के माता पिता कुछ कह नहीं पा रहे थे और एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। तभी लड़के के पिता ने कागज़ पर कुछ लिखकर मीना के पिता के हाथ में देते हुए कहा, इस कागज़ में हमारे घर का पता लिखा हुआ है। आप अपने रिश्तेदारों और अपने बड़े बेटे से सलाह मशवरा कर लीजिए और जितनी जल्दी हो सके आप अपना जवाब हमें दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बस इतना कहने के बाद उस परिवार ने चाय नाश्ता लेकर कार में बैठकर अपने घर की ओर, शहर की ओर निकल पड़े। मीना के परिवार वालों के लिए ये बेहद बड़ी बात थी कि उनके घर तक कोई कार में बैठकर आया था। उस गांव में तो साइकिल, बैलगाड़ी या दिन में एक बार आने वाली बस के अलावा कुछ नहीं चलता था। इसलिए उनके लिए ये शहर जैसी बड़ी बात लगी। मीना देखने में एक अच्छी सेहतमंद लड़की थी, जो 13 साल की उम्र में भी 16 साल की लड़की जैसी दिखती थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सांवले रंग की थी, चेहरा गोल था और देखने में बहुत आकर्षक थी। इसी कारण उस परिवार ने मीना का हाथ मांग लिया। इन सब बातों से अनजान मीना अपनी सहेलियों के साथ खेलने में व्यस्त थी। उन लोगों के जाने के बाद मीना के माता पिता चिंता में हो गए। उन्हें यह रिश्ता बेहद पसंद तो आया था, लेकिन उनके दिमाग में ढेर सारे सवाल भरे हुए थे, जैसे मीना अभी बहुत छोटी है, वह हमसे दूर शहर में जाकर अकेली कैसे रहेगी। उसे घर के कामकाज आते नहीं थे, साथ ही बाहरी दुनिया की दुनियादारी भी उसे नहीं आती थी। मीना के माता पिता को ये सारी बातें चिंताग्रस्त कर रही थी। वे इन सारी बातों को सोच विचार कर रहे थे। जब मीना का भाई शहर से वापस अपने घर आया था, तब
उनके माता पिता ने आए हुए रिश्ते के बारे में उससे बातचीत की। मीना का भाई ने तुरंत कहा, वह अभी छोटी है, केवल 13 साल की, उसे 18 साल की होने दे, उसके बाद में उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। आया हुआ रिश्ता उसे भी पसंद था, मगर मीना अब छोटी थी, वह पढ़ा लिखा था, बाहरी दुनिया जानता था, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। सिंधिल के ऐसा कहने से मीना के माता पिता अब सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों और गांव के कुछ प्रमुख लोगों से बात की। उन सब का यह कहना था कि यह रिश्ता मीना के लिए बेहद ही खास है, ऐसा रिश्ता ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उन सब ने उस लड़के को और परिवार वालों को देख लिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि लड़का खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान है, देखने में अच्छा और अच्छे परिवार से लगता है। ऐसी लड़की के लिए इस तरह का लड़का मिलना मुश्किल है, इसलिए इसे हाथ से जाने मत देना। उन सब की बातें सुनने के बाद मीना के माता पिता ने बिना देरी किए रिश्ते को पक्का कर दिया। साथ ही लड़के के घर वालों के लिए पत्र भी लिख भेजा, जिसमें लिखा था, हम अपनी लड़की अपनी बेटी देने को तैयार है, लेकिन इस साल हम शादी नहीं कर सकते, अगले साल शादी रख सकते हैं। अब लड़के के परिवार वालों से जवाब पत्र आया, जिसमें लिखा था कि वे अगले साल तक इंतज़ार करने को तैयार है और कोई जल्दी नहीं है उन्हें। साथ ही उन्होंने धन्यवाद भी कहा कि उन्होंने अपनी बेटी देने के लिए हाँ कह दी। समय के साथ 1 साल भी बीत जाता है। मीना की शादी नज़दीक आने लगती है और मीना की माँ को चिंता होने लगती है, क्योंकि मीना को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। इसलिए मीना की माँ चाहती थी कि वह मीना को शादी के बारे में बताए। एक रात मौका देकर मीना की माँ मीना से बात करने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए रिश्ता तय किया है और कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी। हमने तुम्हारे लिए लड़का चुन लिया है। इतनी ही बात सुनने के बाद मीना अचंभित थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही और रोने लगी। वह रोते रोते ढेर सारी बातें कहने लगी अपनी माँ से। माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे किसी और के घर नहीं जाना है, मैं कहीं छिप जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर वह लड़का मुझसे शादी करने को आए तो मैं उसे मार दूंगी, मैं कहीं भाग जाऊंगी। इस तरह की बच्चों वाली बातें ढेर सारी मीना अपनी माँ से कहने लगी। मीना की बातें सुनकर मीना की माँ भी रोने लगी और हंसते हुए मीना को समझाने की कोशिश करने लगी। मीना किसी भी बात को समझने की हालत में नहीं थी, वह बस रोती जा रही थी और कह रही थी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, मुझे तुमसे अलग मत करना। और इस तरह की वह ढेर सारी बातें कहते हुए अपनी माँ की गोद पर ही सो गई। मीना की माँ थोड़े समय के लिए वहीं बैठकर मीना के बालों को सहलाती हुई उसे देखी जा रही थी और साथ ही उसके मन में कई सारे विचार चल रहे थे। तभी मीना के पिता वहाँ आ जाते हैं और मीना की माँ उनसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं मीना को कैसे मनाऊँ इस शादी के लिए।
तब मीना के पिता कहते हैं, इस बात को यहीं छोड़ दो, समय है, धीरे धीरे वह खुद ब खुद ही समझ जाएगी, तुम चिंता मत करो। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया था जिस दिन मीना की एंगेजमेंट होने वाली थी। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। पूरे गांव में मेले जैसा नज़ारा था। जोरों शोरों से मीना की एंगेजमेंट और शादी की तैयारी गांव के लोग और उसके रिश्तेदार मिलकर कर रहे थे। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। मीना को भी एक दुल्हन की तरह खूबसूरत साड़ी पहनाकर सजाया गया था और वह अपनी सहेलियों का साथ पाकर बेहद खुश थी। मीना शादी के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। उसे केवल इतना पता था कि शादी के बाद लड़कियों को अपना घर छोड़कर ससुराल में रहना पड़ता है, जिस बात से मीना परेशान भी थी। लेकिन आज जब मीना की शादी होने वाली है, सारी बातें भूलकर वह खुश लग रही थी, क्योंकि उसे ढेर सारी मिठाइयाँ और नए कपड़े, अपने सहेलियों का साथ, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इन सब बातों से वह मेले जैसा माहौल महसूस कर रही थी, जिसके कारण वह खुश लग रही थी। जल्द ही लड़के के घर वाले भी आ गए। लड़का बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। लड़के की माँ और उनके साथ आए हुए रिश्तेदारों को कुर्सियों पर बिठाया गया और उन्हें चाय नाश्ता दिया गया। इस बीच मीना का बड़ा भाई लड़के से मिलने गया, जो मीना से शादी करने वाला था। मीना का बड़ा भाई लड़के से मिलते हुए कहता है कि मैं सेंदिल हूँ, मीना का बड़ा भाई। तब लड़का कहता है कि मेरा नाम रघु है और मैं 12वीं तक का पढ़ाई कर चुका हूँ। सेंदिल लड़के से मिलकर उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहता था शादी से पहले। रघु आगे कहता है कि मैं अब सिलाई का काम सीख रहा हूँ। मेरे एक बड़े भैया और एक बड़ी बहन है जो विदेशों में रहते हैं। उन्होंने बहुत साल पहले ही शादी कर ली थी और उनके बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं उनसे 10 से 15 साल छोटा हूँ और अपने माता पिता के साथ ही रहता हूँ। मेरी माँ का कुछ सालों पहले ही निधन हो गया था, जब मैं बेहद छोटा था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और वह मुझसे बेहद प्यार करती है। सेंदिल रघु की बातें ध्यान से सुन ही रहा था कि उसकी माँ ने आवाज़ देते हुए कहा कि एंगेजमेंट की तैयारी हो गई है और रघु को एंगेजमेंट की जगह लाया जाए। सेंदिल ने भी रघु को ले जाते हुए कहा, चलिए एंगेजमेंट का समय हो गया है। एंगेजमेंट मीना के घर पर ही होने वाली थी, बिना किसी बड़े समारोह के। आखिरकार मीना और रघु की एंगेजमेंट खुशी खुशी हो गई। इसके बाद अगले दिन का ही शादी का मुहूर्त निकला हुआ था, इसलिए हर कोई शादी की तैयारियों में जुट चुका था। अगले दिन मीना को शादी के लिए एक सुंदर साड़ी पहनाकर सजाया जा रहा था। वह अपनी सहेलियों के साथ खुशी खुशी तैयार हो रही थी। उसकी माँ शादी की कामकाजों में व्यस्त थी। तैयार होने के बाद मीना अपनी सहेलियों के साथ और अपनी माँ के साथ मंदिर की ओर चल पड़ी, जहाँ पहले से ही रघु और उसका पूरा परिवार मौजूद था।
इसके बाद शादी की पूरी प्रक्रिया चली और 7 फेरे पूरे हुए। रघु और मीना की शादी पूरी हो गई पूरे धूमधाम से। शादी पूरी होने के बाद मीना के माता पिता ने उसे ढेर सारा सोना और दहेज भी दिया। चूँकि वह एकमात्र बेटी थी, उन्होंने अपनी स्थिति के अनुसार शादी में कोई कमी नहीं रखी। अब विदाई का समय हो चुका था। मीना को गाड़ी में बैठने को कहा जा रहा था, पर मीना अपने माँ के गले लगते हुए रोती जा रही थी और कह रही थी कि माँ, मुझे अपने से दूर मत कर, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे और कहीं नहीं जाना है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। इस तरह की ढेर सारी बातें कहते हुए वह कहती है कि मैं गाड़ी से उतरकर वहाँ से भागकर मैं घर वापस आ जाऊँगी, और कहती है कि मुझे और थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए अपने साथ रख ले, फिर मैं चली जाऊँगी। इस तरह की ढेर सारी बातें वह फुसफुसाकर अपनी माँ से कहती हुई रोने लगी। सेंथिल अपनी बहन को अकेले शहर में भेजना नहीं चाहता था। उसने अपने माता पिता से कहा वह अपनी बहन के साथ शहर जाना चाहता है ताकि उसे नए माहौल में अकेला ना महसूस हो। उसने यह भी कहा कि वह वहाँ का माहौल देखकर 3-4 दिन में लौट आएगा। लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो मीना के माता पिता ने जवाब दिया कि लड़की के ससुराल में जाकर रहना सही बात नहीं है। लेकिन सेंथिल अपनी बात पर अडिग रहा और किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं था। इसीलिए वह सीधे रघु के माता पिता के पास जाकर बात करने लगा। उसने कहा, मैं अपनी बहन से बेहद प्यार करता हूँ और उसे इस तरह अकेले नए माहौल में नहीं भेज सकता। वह अभी भी घबराई हुई है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ रुक सकता हूँ ताकि वह सहज महसूस कर सके। रघु के माता पिता बहुत समझदार और आधुनिक सोच रखने वाले थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, तुम जितने दिन चाहो हमारे यहाँ रुक सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसे अपना ही घर जैसा समझना। फिर क्या था, जैसे ही दूल्हा दुल्हन कार में बैठे, सेंथिल भी जाकर आगे की सीट पर बैठ गया। उसे बैठता देखकर मीना आश्चर्य से उसे देखती हुई खुश हो गई। फिर क्या था, जैसे ही दूल्हा दुल्हन कार में बैठे, सेंथिल भी जाकर आगे की सीट पर बैठ गया। उसे बैठा देखकर मीना बेहद खुश हो गई। कार शहर की ओर चल पड़ी और मीना ने अपने भाई के इस प्यार भरे समर्थन के लिए मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। मीना, जो बेहद ही चिंताग्रस्त थी अपने परिवार को छोड़कर अकेले शहर जाने की बात से, पर अपने भाई को अपने साथ आता हुआ देखकर उसे राहत की सांस मिली। वहीं सेंथिल भी रघु के माता पिता के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने साथ रहने का मौका दिया और अपने साथ चलने को कहा। विदाई के बाद जिंदगी के नए सफ़र में मीना का बड़ा भाई उसके साथ था। मीना की शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उसकी झोली में खुशियाँ लिखी थी या गम, यह तो आने वाला समय ही बता सकता था। मीना को
किसी बात की चिंता नहीं थी। बस अपने माता पिता के कहने पर उसने शादी कर ली और उनके कहने पर ही ससुराल के लिए निकल पड़ी। आगे की ज़िंदगी किस तरह की परीक्षा लेने वाली थी, यह अभी अनजान था। गाड़ी में बैठने के कुछ देर बाद मीना को नींद आ गई। सुबह के करीब 5 बजे जब उसकी आंखें खुली तो उसने चाय की हल्की सुगंध महसूस की। गाड़ी रुक चुकी थी और सब लोग चाय पीने के लिए बाहर निकले हुए थे। मीना भी चाय के ठेले पर गई और अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाकर देखने लगी। उसने देखा कि वहाँ कहीं गाड़ियाँ खड़ी थी और कई लोग चाय पीने और नाश्ता करने के लिए ठेले पर जमा हुए थे। मीना के लिए यह सब नया और अजीब था, क्योंकि उसने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था। चाय पीने के बाद सब वापस गाड़ी में बैठ गए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। इस बार मीना ने सोने की बजाय रास्ते के हर दृश्य को ध्यान से देखा। वह सड़क पर चलती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी दुकानों और वहाँ के लोगों को देखकर हैरान हो रही थी। सुबह इतनी जल्दी भी इतनी हलचल देखकर वह सोचने लगी कि यह शहर कितना अलग और अनोखा है। सुबह 8 बजे सभी लोग रघु के घर पहुंच गए। वहां रघु की मां ने उनका आरती उतार कर स्वागत किया। मीना को स्नान कर कपड़े बदलने के लिए कहा गया। नाश्ते के लिए सब तैयार होकर टेबल पर बैठे। नाश्ते के दौरान रघु के पिता ने सेंधिल से उसकी पढ़ाई और कामकाज के बारे में पूछा। बातें औपचारिक थी, लेकिन सबने मिलकर माहौल को हल्का और सहज बनाया। अगले ही दिन रघु अपने काम पर निकल गया और शाम को समय पर घर लौट आया। इस दौरान सेंधिल 3-4 दिन तक वहीं रुका रहा। उसने घर का माहौल, रघु के व्यवहार और आसपास के पड़ोसियों की जानकारी ली। इन 3-4 दिनों में सेंधिल ने रघु और रघु के परिवार वालों के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ हासिल कर ली थी। जब उसे पूरी तरह तसल्ली हो गई कि मीना वहाँ सुरक्षित है और खुश रहेगी, तब उसने गांव लौटने का निर्णय लिया। मीना, जो शादी के बाद से ही बेहद ही डरी और सहमी हुई थी, अपने भाई के वहाँ होने से उसे थोड़ा बहुत हौसला मिल रहा था। गांव जाने से पहले सेंधिल ने अपनी बहन मीना से मिलकर कहा, बहन, अब यह तुम्हारा नया परिवार है। अपने सास ससुर का आदर करना और उनकी बात मानना। अपने पति से किसी बात पर बहस मत करना और हर परिस्थिति में समायोजन करने की कोशिश करना। घर के कामकाज को सीखो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे लिखना। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सेंधिल ने आगे कहा, अब तुम बच्चे नहीं रही, तुम्हारी शादी हो गई है और अब यही तुम्हारा परिवार है। मीना अपने माई के गले लगकर रोने लगी और उसे अलविदा कहा। सेंधिल बस में बैठकर गांव की ओर निकल पड़ा। मीना थोड़ी देर तक अपने भाई को बस में बैठकर जाते हुए देखकर वहीं खड़ी रही।
भाई के जाने के बाद मीना को उदास देखकर रघु की माँ ने उसे समझाया, बेटा हम सब तुम्हारे साथ है, मुझे अपनी माँ जैसा ही समझना। रघु भी मेरा अपना बेटा नहीं है, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपने बेटे जैसा मानकर बेहद प्यार से पाला है। तुम्हारा पति रघु एक अच्छा, सीधा साधा और माँ बाप की बात मानने वाला लड़का है। उसकी कोई बुरी बात नहीं है। वह हर दिन समय पर काम पर जाता है और शाम को घर लौट आता है। अभी वह काम सीख रहा है, लेकिन एक दिन वह अच्छा कमाएगा और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सास की बातों के लिए मीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों में आंसू भरी हुई हाँ में अपना सर हिलाई। रघु की माँ ने मीना का खास ध्यान रखा। उन्होंने उसे छोटी बच्ची की तरह समझा और हर चीज़ सिखाई, जैसे बाल संवारना, साड़ी पहनना और घर के कामकाज करना। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया और मीना को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। ऐसे ही मीना के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था। रघु का काम भी धीरे धीरे संभल रहा था और वह अपनी कमाई से घर के खर्च में भी मदद करता था। पिता की पेंशन से घर का खर्चा निकल जाता था। मीना भी धीरे धीरे सभी के साथ घुल मिल गई और अब वह थोड़ी बहुत खुश रहने लगी थी। रघु, जो मीना का पति बन चुका था, एक सीधा साधा और सरल स्वभाव का इंसान था। वह हमेशा अपने माता पिता की बात मानने वाला और उनकी इच्छाओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण और व्यवस्थित थी। हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नाश्ता करके वह अपने काम पर निकल जाता और शाम को ठीक 5 बजे घर लौट आता। घर पहुंचने के बाद वह अपने माता पिता के साथ घर के कामों में मदद करता। उसकी कोई भी बुरी आदत नहीं थी। उसने शादी भी अपने माता पिता की पसंद से की, बिना किसी सवाल या पसंद नापसंद की परवाह किए बिना। अपने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा कि वह लड़की उसे पसंद थी या नहीं। लेकिन क्या रघु का यह सरल और सीधा स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहेगा, या भविष्य में उसकी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेगी? क्या वह एक जिम्मेदार पति और पिता बनेगा, या अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला गैर जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएगा? और वहाँ मीना का परिवार अपने बड़े बेटे की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके सहारे हो गया था। वह अपने माता पिता का हाथ बटाने के साथ साथ गांव के कामकाजों में भी लगा रहता था और विदेश जाने की तैयारी भी कर रहा था। वह विदेश जाकर काम करना चाहता था ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बना सके। मीना का छोटा भाई, जो स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, अपनी बड़ी बहन को बेहद याद करता था, क्योंकि बचपन से अब तक उसने अपना ज़्यादातर समय अपनी बहन के साथ ही बिताया था। स्कूल की छुट्टियों से लेकर हर खेल और मस्ती में वह अपनी बहन के साथ रहता था। और अब मीना की शादी के बाद वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मीना के
माता पिता खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त हो गए थे। धीरे धीरे सभी लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए और अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। मीना का जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका था। एक साधारण गांव से लेकर बड़े शहर और शादी तक का उसका सफ़र कई बदलावों से भरा हुआ था। अब देखने की बात यह होगी कि मीना की शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी। क्या वह खुशियों से भरी होगी या किसी कठिनाइयों से गुजरने वाली। दोस्तों, आप सबने देखा कि मीना की ज़िंदगी अब तक बहुत शांत और सामान्य चल रही थी, लेकिन क्या यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट है? यह जानने के लिए आगे की कहानी देखना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियोस की जानकारी पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।